Hello and welcome to my YouTube channel, The Black Box Polity. गाइज आज एक मैराथन लेंगे हम MGP 11 का। इस मैराथन के बाद आपको कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इससे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए और आपका पेपर फुल ऑन कंप्लीट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सिक्योरिटी? एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। गाइज इसमें क्वेश्चन आपको मैं एक करके दे रही हूँ, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही क्वेश्चन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर इस तरीके से आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सिक्योरिटी? ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन स्कोप, सिग्निफिकेंस, elucidate its various dimensions in India. And another question कि human security is dependent on human development. Explain. तो गाइस इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि इंट्रोडक्शन दोगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब क्या है। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब होता क्या है ये वर्ड क्या है, क्यों है, ठीक है, कहाँ से आया ये वर्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो में आप लिखोगे कि द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इमर्ज आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एज अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट है ये कब आया, कब इमर्ज हुआ? कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद। कोल्ड वॉर जो एंड हो रहा था तब हमें क्या पता चला ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में कि ये भी कुछ है, राइट। तो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इट्स 1994 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया 1994 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, इसका रियल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रियल ऑब्जेक्टिव क्या बताया इन्होंने कि emphasize that the real objective of security is to ensure a freedom from fear and freedom from want and freedom to live with dignity। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या प्रोवाइड करना है हमें? ये इंश्योर करना है कि हमें फ्रीडम मिले उन चीज़ों से जिनसे हमें डर लगता है, राइट। जैसे कि अब हम वायलेंस कर रहे हैं, कोई भी किसी से भी हमें कहीं पे भी डर लगने लगता है कि भाई ये इंसान हम पे हमला ना कर दे, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? ह्यूमन सिक्योरिटी रूल्स के द्वारा, राइट। तो वहाँ पे हमें इंश्योर करा जा रहा है कि आपको आज़ादी है, उन हर डर से आज़ादी मिलेगी। ये ऑब्जेक्टिव ह्यूमन सिक्योरिटी में प्रोवाइड की जाएगी। आपको जो चाहिए, आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उस चीज़ की भी फ्रीडम मिलेगी। आपको डिग्निटी के साथ रहने का फ्रीडम मिलेगा। ये नहीं कि कोई भी आया आपको घर से निकाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आपको क्या होगा, तीन चीज़ें मिलेगी। ये किस कहाँ बताया गया है? 1994 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन सिक्योरिटी की ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट्स एंड फ्रीडम टू लिव विथ डिग्निटी। गाइस ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि क्या। तो इंट्रो में आप इतना लिख दोगे, उसके बाद आप आगे आओ, उस पर स्कोप लिखोगे आगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या स्कोप है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो हम क्या बताएंगे? स्कोप में सिंपल से आपका लिखना है कि स्कोप ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज ब्रॉड एंड मल्टी डायमेंशनल। इट्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड मिलिट्री सिक्योरिटी टू इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ ह्यूमन को सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री वे में प्रोवाइड नहीं करना। आज के टाइम में ये इकोनॉमिक में भी उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लाइवलीहुड मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, राइट। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, अच्छा वातावरण, है ना। कल्चर एस्पेक्ट में भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो सिर्फ आपका ये मिलिट्री से ही, मतलब मिलिट्री वे में ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है कि एटॉमिक बम आप पे नहीं फेंका जा रहा, बस इतना ही। तो ऐसा नहीं, इसका स्कोप ह्यूमन सिक्योरिटी का पढ़ते हैं कि बहुत मेजर एरिया कुछ इंक्लूडेड है। तो आप कुछ मेजर एरिया पे मेंशन कर देना कि किस किस से रिलेटेड, जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यहाँ फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, कम्युनिटी सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी। वन बाय वन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया अच्छे से, तो आगे आप सारे क्वेश्चन खुद ही बना के लिख दोगे, राइट। आप केमिकल स्टूडेंट हो तो ईजिली आप बना के लिख सकते हो, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी बात करता है कि आपको इनकम कमाने का सोर्स की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मतलब कि आपको जॉब मिलनी चाहिए।
एम्प्लॉयमेंट आपके लिए जनरेट होना चाहिए ताकि आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल सके, ताकि आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपना अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जी सके। कब जी सकोगे? जब आपके पास अच्छा इनकम सोर्स होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, तब जाके आपको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। जैसे कि अब इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटी एम्प्लॉयमेंट वाली थी, राइट। महात्मा गांधी क्या है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट में, मनरेगा का। नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट शेप एंड न्यूट्रिशन फूड। एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो गरीब लोग होते हैं उन्हें चावल मिलते हैं, गेहूँ मिलता है। क्यों? ताकि उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन वाली फूड मिले। दाल भी देते हैं कई जगह, है ना। तो और सेफ फूड मिले, कोई केमिकल मिला हुआ ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड में, है ना। तो इसलिए क्या स्कीम स्टार्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हेल्थ सिक्योरिटी। हेल्थ सिक्योरिटी प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजीज, एपिडेमिक, malnutrition, inadequate हेल्थ केयर। हेल्थ सिक्योरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हम सभी ने देखा है, जैसे कि कोविड-19 स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम पे क्या हमें हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। अब ये नहीं कि लोग आके, आर्मी वाले आके घर के आप बाहर कोरोना को रोक रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब कि इतना हमें प्रोवाइड किया गया है हेल्थ हेल्थ के सेक्टर में, कि ताकि कोई भी गरीब अगर उसे कोरोना से अगर वो पीड़ित है तो वो क्या हॉस्पिटल जा सके, ईजिली अपना इलाज करवा सके। कोई बड़ी बीमारी है तो वो इलाज करवा सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किया हुआ है, आयुष्मान भारत, राइट। इसमें 5 लाख तक का शायद मिलता है ना। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इम्प्रूव हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारी स्कीम स्टार्ट कर रखा है, किस लिए? ताकि हेल्थ की सिक्योरिटी मिले लोगों को। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में क्या, अभी मैंने बताया जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, हमें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी नहीं मिल रही, नहीं है यहाँ पे। तो हमें चाहिए एक अच्छा फ्रेश एयर, तो ये भी एक क्या है, एक इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा। तो गवर्नमेंट कई स्कीम निकालती है कि पोल्यूशन कम हो, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए ही मतलब वो स्कीम बनाते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी सिक्योरिटी। अब सब कम्युनिटी सिक्योरिटी क्या है? लोगों से क्या खतरा है? तो लोगों से ही खतरा है, राइट। कि तो कभी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, एक दूसरे के विचार ना मिलना और लड़ना चालू कर देते हैं कहीं पे भी। तो कई बार नहीं, शुरू से ही एक प्रथा चलती आ रही है अनटचेबिलिटी की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, हमें भी अभी भी ये कई जगह पे बहुत मात्रा में ये सब होती है, राइट। तो इस चीज़ के लिए भी आर्टिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कम्युनल वायलेंस के लिए पुलिस है। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल सिक्योरिटी में क्या, पॉलिटिकल सिक्योरिटी में हमें राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट का जो रूल बनाया गया है वो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो। जो भी अगर कभी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसके लिए हम वॉइस रेज कर सके, उसके लिए हम लीगल एक्शन ले सके। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो पता चले कोई आके हमें गोली मार दे रहा है। अगर कुछ हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल मिली है हमें, लेकिन हम अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बोल रहे हैं तो वो हमें रोक रहे हैं। कोई भी हमें आके धमकी दे रहा है कि ऐसे नहीं बोलना, तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ये नहीं कि गाली देना है या ये नहीं करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि आप अपनी रिस्पेक्टफुली आप अपने विचार को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी हैज़ बिकम एसेंशियल बिकॉज मॉडर्न थ्रेट आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। आज के टाइम में जो जितना ही मॉडर्निटी आ गई है उतना ही क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गई है लाइफ। लोगों में आक्रोश, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस क्या है इसका, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड स्ट्रेंथिंग अ डेमोक्रेसी एंड नेशनल स्टेबिलिटी। गाइस आप इसे पॉज़ करके आराम से इसे पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इतना धीरे धीरे अगर पढ़ेंगे तो ये 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। तो सिग्निफिकेंस में आपको ये सारा लिखना है। अब नेक्स्ट आपका डायमेंशन अगर पूछ लिया गया तो ह्यूमन सिक्योरिटी के डायमेंशन बताओ, तो उसमें डायमेंशन क्या आएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन, हेल्थ डायमेंशन,
फूड सिक्योरिटी डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। सेम चीज़ें जो ऊपर आपने लिखी है उससे थोड़ा सा एलिबरेट मैनर में आप उसमें भी लिख देना, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन में आपको क्या लिखना है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि किस चीज़। तो आप इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या लिखोगे कि डायमेंशन सबसे पहले आपको बताना है कि क्या चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक लेवल पे इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड क्यों मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम इनक्वालिटी है, ठीक है, इनफॉर्मल लेबर है। गवर्नमेंट ने नए नए इनिशिएटिव बनाए हैं इसलिए ताकि हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, लोगों की गरीबी दूर कर सके। मनरेगा अभी भी बताया, देखो मनरेगा याद रखना और एग्जाम्पल के तौर पे हर जगह से मेंशन करना जहाँ पे भी इकोनॉमिक रिलेटेड और कुछ लिख रहे हो, राइट। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव है इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। हेल्थ डायमेंशन अभी बताया मैंने आपको कि आयुष्मान भारत जिसे स्टार्ट किया है ताकि जो मेल न्यूट्रिशन जैसे चैलेंजेस है, हाई पॉपुलेशन है लेकिन हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, रूरल गांव जैसे इलाकों में रूरल हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी ज़्यादा होती नहीं है, तो वहाँ पे भी ये सारे स्कीम वगैरह यूज़ करके डॉक्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोगों को हेल्थ की सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। फूड सिक्योरिटी मैंने बताया, पीडीएस ये मिड डे मील स्टार्ट कर रखा है स्कूल वगैरह में ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि वो उन्हें विकलांग ना हो। इस वजह से फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी। इन्वायरमेंटल डायमेंशन अभी इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर स्कैरसिटी, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, हीट वेव, है ना। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब बोलोगे इन्वायरमेंटल डायमेंशन में स्वच्छ भारत मिशन कहाँ से आ गया, तो स्वच्छ भारत इसलिए आया, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा आप ये इसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो हेल्थ वाले में, कि स्वच्छ भारत मतलब कि अगर स्वच्छता रहेगी तभी आपको एक फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा, और फ्रेश इन्वायरमेंट मिलेगा तो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। कम्युनिटी सिक्योरिटी, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हम सब जानते हैं कि एक डाइवर्स कंट्री होने के कारण यहाँ पे एथनिक चैलेंजेस, माइंडी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इसे स्ट्रेंथ और इसके चैलेंजेस को फेस करने के लिए कम्युनिटी राइट्स और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रीजनल कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसके लिए बहुत सारे सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिए गए हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ बना रखी है। नेक्स्ट पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इंडिया गारंटी फंडामेंटल राइट, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये सारी चीज़ें किसमें, पॉलिटिकल सिक्योरिटी में है कि नहीं है, ये सारी सिक्योरिटी आपको मिली है कि नहीं, ये आप जरूर बताना। ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जो ह्यूमन की सिक्योरिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। चलो बढ़ते हैं क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू एक्सपेंडिंग अ पीपल्स कैपेबिलिटी, opportunities and choice. According to economist Amartya Sen, development means expanding a human freedoms. Human security depend upon human development. Because जो अमर्त्य सेन है एक बहुत ही इकोनॉमिक्स थिंकर है, राइट। वो बताती हैं कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। सिक्योरिटी कैसे, अगर जब तक ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उसे सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, जैसे कि एजुकेशन इंक्रीज सिक्योरिटी। अगर हम एक ह्यूमन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उसे पता चलेगा कि बेटर एम्प्लॉयमेंट वो ऑब्टेन कर सकता है, अपने राइट को, अपने ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, राइट टू वोट उसे पता होगा क्या है। तो ये कब होगा, जब हम उसे एजुकेशनल डेवलपमेंट देंगे तभी ये सिक्योरिटी से प्रोवाइड हो सकती है। बेटर हेल्थ केयर इम्प्रूव सिक्योरिटी, हेल्दी सिटीजन आर मोर प्रोडक्टिव एंड रिसाइलेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। अगर एक हेल्थ अगर उन्हें प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक हेल्थ की सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करेंगे हम, बेटर हेल्थ केयर अगर वो इम्प्रूव करेंगे, अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें देंगे, तो क्या है कि अगर कोई क्राइसिस जैसे कि कोरोना आया था तो उस टाइम पे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव दिखा सकते हैं।
एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस इनसिक्योरिटी, अगर हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे स्कीम्स इस चीज़ के लिए लाएंगे कि उन्हें लाइवलीहुड मिल सके, उन्हें इनकम जनरेट हो सके, तो इससे क्या होगा, क्राइम रेट कम हो जाएगा, चोरी वगैरह कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी, सोशल अनरेस्ट कम हो जाएगा। सोशल इक्वालिटी स्ट्रेंथ सिक्योरिटी, अगर हम कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़, ये सारे प्रमोट सोशल हारमनी। अगर कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ अगर हम रिड्यूस कर दें इन सब चीज़ों को, तो लोगों के बीच क्या आ जाएगा, लॉयल्टी, लोगों के बीच प्यार, के लोगों के बीच हारमनी इस्टेब्लिश होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सिक्योर अ फ्यूचर ऑफ जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड को पूरी कर सके और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इनहेंस सिक्योरिटी, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है तो ये रिपब्लिक होती है, लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, तो लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होती है। प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट, लोगों के राइट्स, लोगों के लिबर्टीज़ के बारे में बात करती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी ह्यूमन के लिए इन्हांस हो सकती है, प्रोवाइड होती है। ओके, चैलेंजेस ह्यूमन सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए का क्या क्या चैलेंजेस है, तो हम सबको पता है कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया हमारा नंबर 1 पे आ ही गया है ऑलमोस्ट, जेंडर इनक्वालिटी, टेररिज्म, साइबर थ्रेट, कम्युनल वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, लोगों को जो बेचते हैं बाहर देशों में, मेल न्यूट्रिशन, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़। मेजर मेजर्स टू स्ट्रेंथ ह्यूमन सिक्योरिटी, अभी आपको ऊपर इतना सारा सब कुछ बताया कि क्या क्या हेल्थ हेल्थ के लिए, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को अपने राइट के बारे में पता हो, अपनी क्या उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, वो सब चीज़ उन्हें कब पता चलेगा, जब हमें उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है, अलग अलग तरीके के ऐप बना रखे हैं उनके सेफ्टी के लिए, उनके लॉज एंड रूल है जो वो यूज़ कर सकती हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड डिजिटल सिक्योरिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका फिनिश होता है। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने सारे कंसेप्ट जो हो गए क्लियर हो गए होंगे, और ये आप अपने किसी भी क्वेश्चन में आप से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन स्टेट वायलेंस इन इंडिया, एक्सप्लेन द मेजर डायमेंशन ऑफ वायलेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर वायलेंस एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस डायमेंशन। सबसे पहले हम इंट्रो में लिखोगे कि वायलेंस क्या होता है। Violence is one of the major challenges to human security and social justice. It is not confined to physical harm but includes psychological, political, economic, cultural, and structural forms. Okay. नेक्स्ट, स्टेट वायलेंस। स्टेट वायलेंस क्या है, स्टेट वायलेंस किसे कहते हैं, जब स्टेट के द्वारा लोगों पे एक्सप्लॉइटेड हो, लोगों पे प्रताड़ित किसके द्वारा हो रहे हैं, राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा। स्टेट यहाँ पे राज्य नहीं है, इट्स टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। स्टेट आई थिंक आर्टिकल 13, सॉरी आर्टिकल, स्टेट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, आपको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आई होप आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। स्टेट वायलेंस क्या है कि जब वो एक्सेसिव, इलीगल और अनजस्टिफाइड फोर्स यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन के अगेंस्ट। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी मोमेंट चल रहा है, कहीं पे भी धरना स्टार्ट होती है, तो पुलिस क्या करती है कि जब फोर्स यूज़ करती है अपनी, पानी डाल देना, इट्स नॉर्मल, लाठी चार्ज करना, ये सारी चीज़ें क्या है, जब अनएथिकल चीज़ें यूज़ की जाती है पुलिस या मिलिट्री या
एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ये क्या है, स्टेट वायलेंस है। फॉर्म ऑफ स्टेट वायलेंस इन इंडिया अलग अलग टाइप के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि पुलिस ब्रुटलिटी, कस्टोडियल वायलेंस, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, ह्यूमन राइट वायलेशन इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, डिस्क्रिमिनेशन बाय इंस्टीट्यूशन। पुलिस ब्रुटलिटी क्या है, जब वो एनकाउंटर करती है, कस्टोडियल डेथ देती है, टॉर्चर देती है, अगर आप इनोसेंट हो और जब ये सारी चीज़ें कर रहे तो क्या हो गई, ये आपका स्टेट वायलेंस हो गया। बाकी इसे पाउज करके आप रीड कर लेना करके, ठीक है, इजी सा है सारा। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, ह्यूमन राइट वायलेशन इन ए कॉन्फ्लिक्ट एरिया। काउजेज ऑफ स्टेट वायलेंस, क्या कारण है स्टेट को वायलेंस होने का। जब कमज़ोर गवर्नमेंट होती है, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जब करप्टेड होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुअर पुलिस रिफॉर्म, ठीक है, जब उससे कोई नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं है बट वो अपनी दादागिरी करती है। मेजर डायमेंशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस के क्या क्या डायमेंशन है। वायलेंस है सेवरल इंटरकनेक्टेड डायमेंशन, जैसे कि फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व बैड बॉडी हार्म, जैसे कि मर्डर करना, असल्ट करना, या डोमेस्टिक वायलेंस या टेररिज्म हो गया, ठीक है। साइकोलॉजिकल वायलेंस, इट्स हार्म पर्सन मेंटल इमोशनली, किसी को कुछ भी बोल देना, ह्यूमिलेट कर देना, कहीं पे भी रिस्पेक्टिव बातें बोल देना, अब्यूज चीज़ें बोल देना, तो क्या मेंटली प्रेशराइज होगा और मेंटली उसे इरिटेशन होगी। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल वायलेंस है, जब किसी को कुछ बोल देना। इकोनॉमिक वायलेंस कब होगा, जब फोर्स लेबर करवाया जाए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स के में, जो कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइटेड करते थे ना, प्रोलेटेरिएट को, वर्कर्स वगैरह को। तो क्या इकोनॉमिक वायलेंस है, कम वेजेस देना, फेयर वेजेस नहीं देना, ओवर टाइम करवाना बट कोई बोनस नहीं प्रोवाइड करना। तो पॉलिटिकल वायलेंस क्या है, पॉलिटिकल वायलेंस सिक्स टू गेन और रिटेन अ पॉलिटिकल पावर थ्रू अ कॉर्शियंस, एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रो वायलेंस, पॉलिटिकल असैसिनेशन, रिप्रेशन ऑफ डिजिटल एंड स्टेट रिप्रेशन। नेक्स्ट, कल्चर वायलेंस, कल्चर बिलीफ एंड प्रैक्टिस में जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रियार्की और रिलीजन टॉलरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, स्ट्रक्चर वायलेंस क्या होता है, जब कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर वे में आपके साथ वायलेंस की गई हो, जैसे कि इस कंसेप्ट को आपके जोहान गल्टन ने दिया, आई होप मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया हो, जोहान गल्टन। तो उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर वायलेंस रेफर टू सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर द सिस्टम systematically prevent an individual from meeting their basic need and realizing their full potential। जब सिस्टमेटिकली एक इंडिविजुअल को उसके बेसिक नीड से दूर रखा जाए, उसके फुल पोटेंशियल से उसे दूर रखा जाए, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है। जैसे कि इसके डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वायलेंस, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएट अ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का सही इक्वलिटी ना मिलना सबको, ठीक है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक लेवल पर वायलेंस को स्ट्रक्चर किया गया। सोशल स्ट्रक्चर वायलेंस क्या है, सोशल हायरार्की, डिनाई इक्वल अपॉर्चुनिटी, कास्ट के बेसिस पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना या रिस्पेक्ट देना, ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी है ना एक, तो उसके क्या कि आप कुएं का पानी नहीं ले सकते, टेम्पल में अलाउ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, सोशल हायरार्की से ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो ये क्या एक सोशल का, सोशली एक बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर वायलेंस है ये। जेंडर स्ट्रक्चर वायलेंस, पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्टिव वुमेन राइट्स। पैट्रियार्कल क्या होता है, पैट्रियार्कल जहाँ पे मेल डोमिनेशन, जहाँ पे जो मेल डिसीजन मेकर लेते हैं, मेल के द्वारा सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पे वुमेंस को पे रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं बन सकती, वो नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके ऊपर, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वायलेंस, पॉलिटिकल सिस्टम में डिनाई इक्वल पार्टिसिपेशन एंड जस्टिस, अनइक्वल एक्सेस टू जस्टिस। एक पॉलिटिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर करना कि जब आपके साथ अनजस्टिस कुछ हो तो आप जस्टिस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, पर फिर भी आपको जस्टिस ना मिल पाए, तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वायलेंस है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर वायलेंस क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जब आपको आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास इनकम एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं है, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर वायलेंस है कि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप क्या है, आप अच्छी हाई स्कूलिंग नहीं कर सकते, आप डिजिटल स्किल नहीं सीख सकते, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। एजुकेशनल स्ट्रक्चर वायलेंस में हेल्थ स्ट्रक्चर वायलेंस क्या है, अनइक्वल हेल्थ केयर एक्सेस, जब हम सब एक ही हेल्थ केयर की फैसिलिटी को नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम की वजह से, क्योंकि जो इनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अच्छे हेल्थ केयर की फैसिलिटी ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं ले सकते। मेजर ऑफ टू रिड्यूस वायलेंस, ये मेजर्स लिखे हुए हैं। पुलिस एंड जुडिशरी रिफॉर्म होनी चाहिए, ensure accountability of public official, expand education and healthcare, reduce poverty and inequality, empower women and marginal community, encourage a dialogue and conflict resolution. Now next question पे आते हैं, explain a gender inequality as a reflection of structural violence. सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सेम सेम ही आप इसे रीड कर लेना और थोड़ा बना के लिख देना। जैसे कि फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में आपको देना है कि ये कंसेप्ट आपको याद भी हो गया होगा, आपके स्ट्रक्चर वायलेंस कंसेप्ट किसने दिया है, जोहान गल्टन ने एक्सप्लेन की, जैसे कि हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन कि सिस्टमेटिकली डिसएडवांटेज सर्टेन ग्रुप बाय डिनाइंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज एंड राइट। ये इंस्टीट्यूशन क्या है, सिस्टमेटिकली कुछ ग्रुप को डिसएडवांटेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करना, इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करना। मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वलिटी मतलब क्या होता है, तो जेंडर इक्वलिटी मतलब रेफर टू द अनइक्वल स्टेटस, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, एक सोसाइटी में मैन और वुमेन को अनइक्वल वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, तो ये क्या है, ये जेंडर इनक्वालिटी है। इट्स रूटेड इन पैट्रियार्कल नॉर्म्स, पैट्रियार्कल अभी बताया था कि जहाँ पे मेल डोमिनेशन को कहते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम, ठीक है। एक स्टेरियोटाइप, जो स्टेरियोटाइप लोग क्या होते हैं, वो एक स्टेरियोटाइप मतलब क्या होता है कि जो एक नज़रिए से उन चीज़ों को देखना, मतलब वही पुरानी सोच लेकर देखना, एक धारणा बन जाना एक किसी चीज़ को लेके। डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल इंस्टीट्यूशन द फेवर ऑफ मैन और वुमेन। Gender inequality is visible in various forms such as unequal access to education, wage discrimination, political underrepresentation, and gender-based violence. Meaning of structural violence वही है सेम। why gender inequality is a reflection of structural violence, तो अब ये पढ़ते हैं जो मीन है। Gender inequality is considered structural violence because discrimination against women is institutionalized and normalized in many society। क्या लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, जेंडर इनक्वालिटी है, ठीक, इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज ने नॉर्मलाइज किया है काफ़ी सारी सोसाइटी में जेंडर इनक्वालिटी। कुछ रीजंस है वो होते हैं, पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, इट अफेक्ट इंक्लूड प्रेफरेंस ऑफ सन, रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, अनइक्वल इनहेरिटेंस, मेल डोमिनेशन, डिसीजन मेकिंग। कैसे जेंडर इनक्वालिटी है, पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, सन की डिमांड करना, वुमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, अनइक्वल इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी में राइट नहीं देना, डिसीजन में उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देना, हर डिसीजन मेल के द्वारा लेना, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, अर्ली मैरिज कर देना, ठीक, तो क्या होता है कि जल्दी से जल्दी मैरिज कर दिया और देन वो एजुकेशन नहीं ले पाती हैं फिर, जबकि एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक बॉयज़ के लिए या मैन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी नहीं प्रोवाइड करना, कई बार क्या होता है कि कम वेजेस में उनसे काम करवा लिया जाता है कि वुमेन से कि ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो उनसे करवा लेते हैं ओवर कम। जेंडर बेस्ड वायलेंस होना, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डाउरी देती है तो बहुत ज़्यादा है, इंक्रीजेज है। हेल्थ इनक्वालिटी, वुमेंस की हेल्थ को मोस्टली घर में इग्नोर किया जाता है। पॉलिटिकल इनक्वालिटी, dimensions of gender inequality in India: social dimension, economic dimension, political dimension, and educational dimension and health dimension.
जो ऊपर मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में रीड करवाया, तो ये सारे डायमेंशन वही है, रिपीटेड है, एक ही चीज़ आपको ऐड ऑन करनी है, बट कैसे लिखनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सोशल डायमेंशन आ रहा है, तो सोशल डायमेंशन में वही आपको जेंडर, स्टेरियोटाइप, लोअर सोशल स्टेटस या डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन हमेशा एक्सपीरियंस करती हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या है कि कम वेजेस में काम कर लेना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हमेशा किसी न किसी पे डिपेंड रहना फाइनेंशियली। पॉलिटिकल डायमेंशन, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, देयर रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव रिमेन कंपैरेटिवली लोअर है, ठीक है, अभी भी उतना नहीं है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाए। पॉलिटिकली अभी भी वुमेन की उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितना कि होना चाहिए कंपैरेटिवली मैन। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं हम जेंडर इनक्वालिटी के लिए? एजुकेशनल एम्पावरमेंट दे सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें अपनी राइट के बारे में अवेयरनेस हो, उन्हें अपनी लीगल राइट पता चले, उन्हें अपनी बेसिक ह्यूमन राइट पता चले। क्या क्या मेजर्स यूज़ करने चाहिए? रिड्यूस जेंडर इनक्वालिटी, एजुकेशनल एम्पावरमेंट देनी चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। एजुकेशनल एम्पावरमेंट इसलिए ताकि उन्हें अपनी राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो, ताकि उन्हें अपने लीगल राइट के बारे में पता चले, ताकि वो अपने एम्पावरमेंट यूज़ कर सके। वुमेन के पास दिमाग, थोड़ा सा दिमाग तो होता ही है, लेकिन उसे थोड़ा और एम्फेसाइज कर सके, है ना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या है? इक्वल वेजेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वुमेन इंटर्नशिप। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिले ताकि इक्वल वेजेस उन्हें प्रोवाइड की जाए, ताकि उन्हें फेयर वेजेस मिले, ताकि उनके साथ अनफेयर ना हो, हैरेसमेंट ना हो वर्क प्लेस पे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले, लीगल रिफॉर्म, ठीक है, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, डावरी एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के द्वारा। ये सारी जो वायलेंस होती है, डोमेस्टिकली वायलेंस या डावरी के लिए वायलेंस होती है, इन सब चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये दोबारा इन लोग करने के पहले 1000 बार सोचे कि इसके लिए एक लीगल बना लीगल राइट है उनके पास कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। सोशल अवेयरनेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम बिल्कुल कम है और एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसे पॉज करके भी आराम से पढ़ लेना, ठीक है। Examine the importance of human security and peace building. Human security is the cornerstone of peace building comment. Human security क्या है? Human security is a people-centered approach that seeks to protect the individual from economic, social, political, environmental and personal threats. ठीक, अकॉर्डिंग टू हर चीज़ की हिंदी बतानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद भी इंग्लिश इतनी तो आती है आपको, है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी सुना करो ताकि आंसर लिखने में बेटर रहता है आपका। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में बताया गया था कि ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग अ पीपल फ्रॉम अ क्रोनिक थ्रेट सच एज हंगर डिजीज। क्रोनिक थ्रेट मतलब क्या होता है कि जो लंबे समय के लिए जो थ्रेट्स मिलते हैं, जैसे कि हंगर या डिजीज या रिप्रेशन, वाइल सेफ गार्डिंग दिस फ्रॉम अ सडन डिस्ट्रप्शन इन डेली लाइफ। पीस बिल्डिंग एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट rather than a merely एंडिंग अ वायलेंस। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन करना, रिकन्सिलेशन या ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, हम सभी को पता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। जैसे कि ग्लोबल चैलेंजेस हम देख रहे हैं, राइट, तो इसमें क्या ह्यूमन सिक्योरिटी की बिकम अ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम हंगर डिजीज एंड वायलेंस डिजास्टर। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन करता है। ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर दैट कि एवरी इंडिविजुअल एंजॉय फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड डिग्निटी। poverty reduction, sustainable development, social justice, democratic governance। पीस बिल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर पीस बिल्ड करना चाहते हैं तो किससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो कन्फ्लिक्ट है उससे प्रिवेंट होगा, ठीक है। प्रमोट रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन मतलब कि कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसे डायलॉग के द्वारा या माफ़ करके, फगिव करके, है ना, फॉरगिवनेस देकर या ट्रस्ट बिल्ड करके हम उस चीज़ को क्या रिकनसाइल कर सकते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन, अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनेगा तो हमें जस्टिस भी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड होगी।
ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ पीस बिल्डिंग। इस पे कमेंट करना है, तो इस पे क्या बताना है हमें कि ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस बिल्डिंग आर म्यूचुअली रेनफोर्सिंग। फ्रीडम फ्रॉम फेयर, अभी हमने स्टार्टिंग में ये वर्ड पढ़ा होगा, याद है? फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट्स, when people are protected from violence, terrorism, crime, political repression, social stability improve, security reduce fear and strengthen public confidence। ठीक है, जब जब हमें वायलेंस से, टेररिज्म से, इन सब चीज़ों से अगर हमें प्रोटेक्ट मिलेगा, तो इससे क्या होगा? पीस बिल्ड होगा। पीस बिल्ड होगा तो क्या होगा कि लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों में डर खत्म होगा। Freedom from wants, poverty, unemployment, hunger, inequality often lead to conflict. Provide a employment with education, healthcare, reduce a grievance and promote a peace। जब लोग अ, उन्हें आज़ादी होगी, ठीक, कि वो एजुकेशन ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है उन्हें, हेल्थ केयर अच्छी मिल सकती है, तो इससे क्या होगा? इससे पीस प्रमोट होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, inclusive development, development that benefit all sections of society, reduces social and economic inequalities। अगर हम सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट अगर हर सेक्शन को प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी उनकी ज़रूरत है, राइट, जो भी बेसिक नीड्स हैं उनकी, रोटी कपड़ा मकान, तो इससे क्या होगा कि लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, कन्फ्लिक्ट कम होगा रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे। दूसरा, गुड गवर्नेंस। अगर अच्छा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, तो सिटीज़न कॉन्फिडेंस अपनी लीगल राइट का यूज़ कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा उनके पास, तो इससे क्या होगा कि वो फिर वो बगावत नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? स्ट्रेंथ, पीस इस्टेब्लिश होगा फिर, अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी तो। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन क्रिएट अ रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्टिंग अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉन्ग टर्म पीस। क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस बिल्डिंग के? सेवरल फैक्टर्स, सेम चीज, पोवर्टी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट चेंज, कम्युनल वायलेंस, जेंडर इनक्वालिटी, रिफ्यूजीज क्राइसिस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी एंड पीस बिल्डिंग को स्ट्रेंथ करने के लिए? तो प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, improve education, healthcare, strengthen a democratic institution, protect a human right, reduce gender inequality, enhance a disaster management. Human security and peace building in India. India has undertaken several initiatives। बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ह्यूमन सिक्योरिटी मिले और पीस बिल्ड रहे सोसाइटी में, जैसे कि मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। आज के टाइम में मोस्टली हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है। ये भी क्या एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस हो। These measures improve livelihood, reduce inequality, and strengthen the social harmony. Explain the measure of empowering a marginalized woman. Discuss the various strategies for empowerment of women in India। हमें मेजर्स बताना है कि जो मार्जिनलाइज वुमेन है, मार्जिनलाइज कौन वुमेन होती है? जैसे कि SC ST OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी की या रूरल एरियाज़ की, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन्स है ना, जो डिसेबल है, ये सारी किस में आ जाएगी? मार्जिनलाइज वुमेन, जिन्हें वंचित है, जो अपने राइट से, अपने लीगल राइट से, अपने सोशल राइट से, इन सब से जो वंचित है, उनके लिए क्या मेजर्स कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या इंडिया में वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया गया, तो वो चीज़ें इसमें हमें बतानी है। सबसे पहले वुमेन, थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि कौन होती हैं आपकी मार्जिनलाइज्ड वुमेन, कौन होती है? एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप दिमाग में रखना ये बात। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन एंड प्ले अ वाइटल रोल इन play a vital role in the country's social, economic, political, and cultural development. However, many women, especially those belong to SC, ST, OBC, minority, and communities, या rural areas, या economically weaker section, and women with disabilities continue to experience a multiple form of discrimination and exclusion. ठीक? अब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट स्टेप टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ वुमेन्स एबिलिटी टू मेक decisions, exercise their rights, access resources, and participate equally in social, economical,
पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। जैसे कि मैन पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीज़ों में, वैसे ही वुमेन के पास भी राइट हो कि इन सब चीज़ों में वो पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेट कर सके और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। ठीक, कुछ मेजर्स दिए हुए हैं कि कैसे वुमेन को एम्पावर किया जाए। तो मोटा मोटा आप याद रखना, ये जो बोल्ड हेडिंग है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, एक्टिव वुमेन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लीगल एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। स्ट्रेटजीज फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडिया। इंडिया में क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए? पहले के मुकाबले में अब तो इंडिया में वुमेन्स भी कम नहीं है एज कम्पेयर टू मैन। आज के टाइम में वुमेन भी वो हर चीज़ करती हैं जो मैन पहले करा करते थे। ये जो सिर्फ मैन के लिए हो, चाहे वो पायलट हो या ट्रेन चलाना हो या कार चलाना हो, बाइक चलाना हो, रिक्शा चलाना हो, कुछ भी हो आज, या बिजनेस, कुछ भी आज वुमेन्स भी करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये राइट दिया गया उन्हें, ये प्रोवाइड किया गया, वो सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया कि वो ये सब कुछ सेफली कर सकती हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड क्या दिया गया है कि आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये राइट्स आपको दिया हुआ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? नॉन जस्टिबल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि वुमेन्स की डेवलपमेंट हो सके, वुमेन के लिए एजुकेशन, ताकि उनके पेरेंट्स उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया है ताकि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिले, लीडरशिप ट्रेनिंग मिले। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा वो क्या कर सकती हैं, इन सब चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हर जगह जगह पे, और वुमेंस हेल्पलाइन नंबर है। साइबर क्राइम प्रोटेक्शन के लिए लीगल एक्शन लेते हैं। सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाया गया या नहीं? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जगह जगह पे प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया ताकि लोग, जो वुमेन्स हैं, उन्हें पता चले कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या लीगल राइट है। ठीक है, पैट्रियार्कल एटीट्यूड बताया गया, जो स्टेरियोटाइप के पीपल है उन्हें समझाया गया कि वो इस तरीके से अपनी स्टेरियोटाइप वाली आइडियोलॉजी को से बाहर निकले और मैन और वुमेन को एक इक्वलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करें। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है, एक्सप्लेन द गांधीयन अप्रोच टू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, एक्सप्लेन द की डायमेंशन ऑफ द गांधीयन अप्रोच टू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, डिस्कस द गांधीयन अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। गांधी जी की जब जब भी बात जहाँ पे भी आ रही है, तो आपको ना कुछ वर्ड याद रखना है जो मेंशन करना है, जैसे कि अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्ट, पीस, डायलॉग, ये सारी चीज़ें ना इनके टॉपिक में आती ही आती है। Mahatma Gandhi was not only the leader of the India's freedom struggle, but also one of the greatest advocate of peace, non-violence, truth, human dignity. His idea continue to influence the international relation, conflict resolution, and sustainable development and human rights across the world. इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रेफर टू द कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज टू प्रमोट अ पीस, development, security, human right, environmental protection, and economic progress through mutual understanding and shared responsibility. इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि जहाँ पे इंटरनेशनली कंट्री आपस में आके एक दूसरे को कॉपरेट करे, पीसफुली एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट्स करे, या एक साथ मिलकर ग्लोबल वे पे, ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़े। ठीक, गांधी जी का इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पे क्या अप्रोच था वो हमें बताना है। तो गांधी जी ने, देखो ये रहा, असीमा, सत्य, पीसफुल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। गांधी जी क्या कहते हैं कि नॉन वायलेंस क्या है, उनका एक सेंटर प्रिंसिपल है गांधी जी का। गांधी जी बिलीव करते हैं कि वायलेंस जो है क्या है, हेट क्रिएट करता है, इसलिए
हमें सिर्फ पीस इमर्ज करना चाहिए नॉन वायलेंट मीन्स का यूज़ करके, ठीक है। पीस कैन ओनली इमर्ज थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट होता है तो वो हम कैसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं थ्रू नेगोशिएशन, मीडिएशन और डायलॉग के थ्रू हमसे रिसॉल्व करना चाहिए। ट्रुथ का साथ देना चाहिए। दूसरा है आपका सत्य। Truth was regarded by Gandhi as the highest moral principle. International relations should be based on honesty, trust, truth और build पे। दूसरा पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का यूज़ करना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी बिलीव करते थे कि जो ग्लोबल है एक फैमिली है आपकी, ठीक है, ताकि रिलीजियस हारमनी बना रहे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप बना रहे, है ना। सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, रिलायंस की स्वदेशी। वो इनक्रेज करते थे कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल रिलेशन को फ्रेंडली वे में मैनेज कर सकें। सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गांधी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन पे था, और नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या अप्रोच था गांधी का। तो वो कहते थे ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग people's capability, freedom and opportunity. Gandhi believed development should improve of both material well-being and moral character. His approach different from purely economic model of development. उनका इकोनॉमिक मॉडल डेवलपमेंट से प्योरली डिफरेंट अप्रोच था, ठीक है। क्या डिफरेंट अप्रोच था? वो डेवलपमेंट विथ ह्यूमन डिग्निटी। वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच कर आप पैसे कमा रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, है ना। तो एवरी इंडिविजुअल डिजर्व रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस। डेवलपमेंट शुड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ रेदर देन merely increasing इनकम। विलेज विलेज सेंटर डेवलपमेंट है, ठीक है। उनका वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन कब होगा, जब एक विलेज स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एक कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट पे दे फोकस करनी चाहिए। पावर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सभी को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। Trusteeship. According to Gandhi, wealth should be used responsibly for the welfare of society. The rich should act as a trustee rather than exploiter. This philosophy promotes inclusive development. Education, नई तालीम। गांधी promote education that combine knowledge के साथ साथ skill भी provide करनी चाहिए, जो कि आज हम देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी मैनेज करें, ताकि वो अपने आगे लाइफ में जॉब में उसे यूज़ कर सके। रिलेवेंस ऑफ गांधी फिलोसफी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या रिलेवेंस है? तो Gandhi's ideas remain highly relevant in addressing a terrorism, war, climate change, poverty, human rights violation, religious extremism, global inequality, sustainable development, and many international peace movement continue to draw inspiration from a Gandhi's principle. कुछ स्कॉलर्स गांधी जी की क्रिटिसिज्म भी करते थे कि जो सेल्फ रिलायंस है में लिमिट है ग्लोबलाइजेशन, वो ग्लोबलाइजेशन को लिमिट करता है। सेल्फ रिलाइजेशन, अगर हम खुद ही सब कुछ बना लेंगे तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, एक इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, ट्रेड के मामले में, है ना। कल्चरली, ट्रेड, पॉलिटिकली हम ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं, इंटरनेशनली एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, कल्चरल, पॉलिटिकल व्यूज़, ओपिनियन, फूड टेस्ट, जो भी है। बट ये कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस करना चाहिए, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टेररिज्म? डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ टेररिज्म, डिस्कस द थ्रेट ऑफ टेररिज्म इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्रिटिकली एग्जामिन द नॉन स्टेट एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म। आपको पता है टेररिज्म क्या होता है? एक बहुत ही ग्रेटेस्ट चैलेंज है ग्लोबल लेवल पे, मान लो टेररिस्ट, जो कि आपकी पीस तो बिल्कुल नहीं सोसाइटी में नहीं देता, कंट्री का पीस एकदम ख़त्म करता है, सिक्योरिटी इन्वीट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। फिर भी लोग इतनी डेवलपमेंट हो गए, लेकिन अभी भी टेररिज्म का खतरा जैसे पहले था वैसे आज भी है। It's threatened not only the lives of innocent people but also undermine democracy, economic development, human rights and social harmony. कि टेररिज्म का मतलब क्या होता है, कि इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं है, बट स्टिल टेररिज्म बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंस अमंग कंट्रीज। हालांकि टेररिज्म जनरली रेफर टू द डेलिब्रेटेड यूज ऑफ threat of violence by individual or group to create fear among a civilian in order to achieve a political, religious, ideological or social objective.
वो पॉलिटिकली और रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल जो भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो लोगों के बीच में क्या फियर डेवलप करते हैं, लोग इंडिविजुअल के बीच में या ग्रुप के द्वारा क्या करते हैं, फियर पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं, थ्रेट दिखाते हैं, वॉयलेंस का यूज़ करके लोगों को डराते हैं, जैसे कि बॉम्ब वगैरह यूज़ करके, है ना। ऑब्जेक्टिव टेररिज्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सिंपल, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरली एम टू स्प्रेड अ fear among the population, destabilize our government, gain a political recognition, promote a ideological and religious belief, influence a public opinion, attract a media attention and recruit a supporter या weaken a national unity, लोगों के बीच जो एकता है उसे ख़त्म करना, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट डालना। बहुत सारे फॉर्म के टेररिज्म होते हैं, जैसे कि रिलीजियस टेररिज्म इज मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, यूजेस रिलीजन टू जस्टिफाई वॉलेंस, रिलीजन का यूज़ करते हैं कि अपने वॉलेंस को जस्टिफाई करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पॉलिटिकल टेररिज्म जो गवर्नमेंट की पॉलिसी या क्या डिमांड करते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बना रखे या पॉलिटिकल सिस्टम है उन्हें ओवरथ्रो करना चाहते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो रिजीम चले उसे चेंज करना, ठीक, आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना। एथनो नेशनलिज्म टेररिज्म इस फॉर्म में क्या होता है, दिस फॉर्म अराइज फ्रॉम एथनिक और रीजनल आइडेंटिटीज मूवमेंट often emerge from perceived discrimination or historical grievance. State sponsored terrorism, cyber terrorism. काउजेज ऑफ टेररिज्म के क्या कारण होते हैं, पॉज करके इसे पढ़ लेना, पॉलिटिकल फैक्टर, पॉज करके इसे पढ़ लेना क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं आपके पॉलिटिकल ऑपरेशन या लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट वायलेशन या वीक गवर्नेंस। इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोशल फैक्टर या रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ठीक। इससे क्या थ्रेट होते हैं आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, क्या थ्रेट्स टेररिज्म, तो मॉडर्न टेररिज्म बिकम इंक्रीजली ग्लोबल एंड सोफिस्टिकेटेड। ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट है, ठीक है, लोगों के लाइफ, लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी को थ्रेट पहुंचाता है ये। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कहीं पे भी अगर ये अटैक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टूरिज्म कम हो जाता है। अब जैसे रिसेंट में हुआ था तो वहाँ पे क्या, अब टूरिज्म कम हो गया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोइट कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं ये, इकोनॉमिकली बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है गवर्नमेंट पे। ह्यूमन राइट चैलेंजेस होते हैं। नॉन स्टेट एक्सपेक्ट ऑफ टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स आर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड दैट ऑपरेट independently of governance but influence politically and security affairs, terrorism organization, extremist group। करेक्टर्स, क्या करेक्टर्स नॉन स्टेट टेररिज्म की, ये ऑपरेट होते हैं आउटसाइड फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशन, relies on a secret network, employ propaganda, uses social media for economic, often receive a financial support through a illegal activities। इनका मेजर ऑफ फीचर क्या होता है, नेशनल नॉन स्टेट टेररिज्म का, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होते हैं, ठीक है, ग्लोबल रिक्रूटमेंट करते हैं, इलीगल फाइनेंशिंग इनका सोर्स होता है, किडनैपिंग करना या इलीगल ट्रेडिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया, इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग करते हैं, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस इससे, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके क्या मेजर है, तो हम इंटरनेशनल कॉपरेशन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी को थोड़ा स्ट्रेंथ कर सकते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, इनकरेज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। In the contemporary world, human rights, security, and development are regarded as the three pillars of a peaceful and prosperous society. Early, the concepts were studied separately. United Nations recognized that sustainable peace and development cannot be achieved without protecting a human right, and human right cannot be fully realized without security and development. Thus, the three are interdependent and together contribute to human well-being and sustainable development. ये तीनों चीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। कैसे, पहले हम एक एक करके समझते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या है।
ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि हमें फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड these राइट आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्टेड अंडर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीचीज क्या एक ह्यूमन राइट है हमारा। जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 ने ये फाउंडेशन रखा था कि ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी रेफर टू प्रोटेक्शन फॉर थ्रेट दैट endanger the life, liberty and well-being of individual and state। ठीक है, concept human security broaden understanding by emphasizing the protection from poverty, hunger, environment and degradation and terrorism। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1994 में इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन सिक्योरिटी, ताकि हमें फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग अ पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय एक्सपेंडिंग देयर। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, development is the process of improving a people's quality of life by expanding their opportunity, freedom and capabilities। Development include economic growth, education, healthcare, employment and gender equality। गाइस, हर चीज़ की हिंदी बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप पीजी के स्टूडेंट हैं और इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी। इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ कॉमन एंड लेमन लैंग्वेज, जहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगी क्या बोल रही हूँ, है ना। जैसे कि अमर्त्य सेन ने इकोनॉमिक्स थिंकर है, जो उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट इज द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम। अगर ह्यूमन की हम कैपेबिलिटी और फ्रीडम को एक्सपेंशन करेंगे तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, ठीक है। ना कि इनकम इंक्रीज करने से ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन कैपेबिलिटी और फ्रीडम का डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब क्या इंटरडिपेंडेंस है ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का, ये बढ़ते हैं। तो दिस थ्री कंसेप्ट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, द एब्सेंस ऑफ वन वीक इज द अदर, ठीक है। किसी एक का एब्सेंस होना दूसरे को वीक कर देता है। जैसे कि ह्यूमन राइट एंड प्रमोट अ सिक्योरिटी। Protection of human right reduce a conflict and social unrest. When people enjoy equality, justice, and dignity, social harmony and increases of violence increases। ठीक है, क्या बोल रहे हैं पे? किसी एक का एब्सेंस होना दूसरे को वीक कर देता है। तो जब हम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट कम होगा तो क्वालिटी इंजॉय करेंगे लोग, जस्टिस मिलेगा, पीस रहेगा सोसाइटी के बीच, हारमनी इंक्रीजेस होगी। सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट कैन नॉट बी इंजॉयड विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। बिना सिक्योरिटी के ह्यूमन राइट इंजॉय नहीं कर सकते। हमें भी फंडामेंटल राइट इंजॉय करते हो, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा बहुत सारे लीगल एक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि हम ईजिली अपने फंडामेंटल राइट को इंजॉय कर सके। Development strengthens the human right. Development enable people to enjoy their right more effectively. Education improve awareness of right. Economic and social development expand opportunity. Human right promote development. Development enhance security। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन सिक्योरिटी के थ्रू? पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इनटू अ सिंगल फ्रेमवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही तीन ऑब्जेक्टिव जो स्टार्टिंग में बताई थी: फ्रीडम फ्रॉम फेयर, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी। Human security recognize that protecting people require not only military security but also economic and social, environment and political security। इंडिया के परस्पेक्टिव से क्या है कि इंडिया हैज अडॉप्टेड सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी मेजर टू स्ट्रेंथन दिस रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, डीपीएस पे आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। ये हमें इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाए, है ना। प्रमोट ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस। डेवलपमेंट प्रोग्राम है कुछ आपके, वही मनरेगा, आयुष्मान भारत, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ चैलेंजेस हैं: पॉवर्टी, टेररिज्म, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम। मेजर्स आपको याद भी हो गए होंगे शायद, है ना। मेजर्स टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट थ्रू इफेक्टिव लॉ।
अगर सही लॉ एंड ऑर्डर है तो उससे क्या हो, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरीके से डेवलपमेंट करना ताकि लोगों का भी ग्रोथ हो, लोगों को इनकम जनरेट हो, लोग अपनी स्टैंडर्ड लिविंग अच्छे से जी सके। इंश्योर ए क्वालिटी एजुकेशन हेल्थ केयर, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोबरेट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ वायलेंस विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। इसमें क्या बताना है कि violence is the multi-dimensional phenomena that extend beyond physical harm. It includes psychological, economic, political, and cultural structural form that affect the individual and society. Amongst various form, political violence, cultural violence, and very significant because they influence our social stability and democracy, human right and peace. पॉलिटिकल वायलेंस क्या होता है? पॉलिटिकल वायलेंस स्टार्टिंग में समझाया था कि जब स्टेट के द्वारा आपको वायलेंस हो, ठीक है, जैसे पुलिस ब्रुटलिटी है ना, कस्टोडियल टॉर्चर, इलीगल डिटेंशन हो, तब तो इसे पॉलिटिकल वायलेंस कहते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस के अलग अलग टाइप के फॉर्म है कि किस तरीके से हो सकते हैं। तो जैसे कि स्टेट वायलेंस, जो कि आपको मैंने बताया, गवर्नमेंट एजेंसी का मिसयूज़ करना सिटीजन्स के लिए। टेररिज्म, terrorism use of violence to create a fear of for political, ideological or religious objective. Civil war and armed conflict, electoral violence, ठीक, जब बूथ कैप्चरिंग कर लेना, पॉलिटिकल असैसिनेशन करना, रेड स्टार्ट हो जाना, इंसर्जेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, आर्म मूवमेंट में चैलेंज द स्टेट अथॉरिटी थ्रू वायलेंस। दिस कॉन्फ्लिक्ट often arise ड्यू टू रीजनल ग्रीवेंस और इकोनॉमिक इनक्वालिटी के कारण ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट तलवादी सुनो। इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस का क्या क्या इफेक्ट होता है? पॉलिटिकल वायलेंस लीड टू द ह्यूमन राइट वायलेशन, लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डिक्लाइन, सोशल इंस्टेबिलिटी, फियर एंड इनसिक्योरिटी, रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है कोई कंट्री तो कोई क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों होगा, ठीक है। कल्चरल वायलेंस क्या होता है? कल्चरल वायलेंस आपका जैसे कि रिलीजियन बेस्ड पे होता है, ठीक है, आइडियोलॉजी या लैंग्वेज बेस्ड पे हो रहा है। जैसे कि श्रीलंका एंड तमिलियन, ये क्या एक था, लैंग्वेज वायलेंस है ना, ट्रेडिशन कस्टम। साउथ में, साउथ साइड ना, के लैंग्वेज के लिए काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है लैंग्वेज पे। that justify the legitimate direct or structural violence. Unlike the physical violence, cultural violence often are invisible because discriminatory belief become accepted as a normal. इसके अलग अलग फॉर्म है वायलेंस के। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्कल बिलीफ, जहाँ पे मेल डोमिनेंस चलती है ना। अनइक्वल मेल डोमिनेंस है, दैट मीन्स कि अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है मैन एंड वुमेन को। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होना, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी, रिमेंबर दिस थिंग। एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस बेस पे आपके साथ भेदभाव होना, ठीक है। हेट स्पीच, एक दूसरे को बोल देना, एक दूसरे के बारे में गलत बोल देना। एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन होना, रेसिज्म, प्रेजुडिस। क्या रिलेशनशिप है पॉलिटिकल एंड कल्चर वायलेंस का? तो पॉलिटिकल एंड कल्चर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। कल्चर बिलीफ में जस्टिफाई पॉलिटिकल ऑपरेशन, पॉलिटिकल लीडर में एक्सप्लॉइट कल्चर आइडेंटिटीज फॉर इलेक्टोरल गेन, ठीक है, कल्चर आइडेंटिटी का यूज़ करके अपनी वोट इंक्रीज करना। डिस्क्रिमिनेशन कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। डिस्क्रिमिनेशन के कारण बहुत कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है, रिलीजियस वे पे, एथनिक कन्फ्लिक्ट, ये सारे क्यों होते हैं? डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे ही होते हैं। एक भी, दोनों में से कोई भी अगर फॉर्म का वायलेंस है तो वो दूसरे को भी, दूसरा वायलेंस भी स्टार्ट कर देता है। अगर पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है तो रीजनल मतलब रिलीजन बेस पे भी स्टार्ट हो जाएगा वायलेंस, और रिलीजन बेस पे वायलेंस है तो वो पॉलिटिकली भी इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं कि वायलेंस अराइज फ्रॉम कम्युनल टेंशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस जस्टिफाइज थ्रू patriarchal custom, electoral violence during a political competition, hate speech leading to communal conflict, caste-based discrimination resulting in social exclusion, terrorist attack motivated educational। क्या क्या मेजर्स? तो उसके मेजर्स क्या है? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पीसफुल पीस बिल्ड करना, लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बताना, ठीक है, प्रोमोटिंग अ सोशल हारमोनी, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करना ताकि लोगों को बताना, लोगों को कल्चर टॉलरेंस, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, है ना।
गुड गवर्नेंस अगर है तो भी आपकी कन्फ्लिक्ट नहीं होगी. नेक्स्ट, elucidate the relationship between economic development and global warming. How does it threaten a human existence? अब थोड़ा पॉज कर करके ऐसे पढ़ लेना. ठीक. और कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ देती हूँ, है ना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज स्ट्रिक्टली डिपेंडेड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, fossil fuels consumption, and large scale exploitation of natural resources. While these activities have improved our living standard and reduced our poverty, they have also significantly increases greenhouse gases emission, leading to global warming. डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड. क्या रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये क्या है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट इसके वजह से कितने डेंजरस, कितने हाई लेवल वाले जो गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस हो रहा है ना. अर्बनाइजेशन, सिटीज़ ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नई बिल्डिंग स्टार्ट होना, पॉल्यूशन भी उतनी इंक्रीज होती है. Energy consumption, rapid economic growth, increasingly electricity demand, often met through fossil fuels. Developing countries face the challenge of balancing growth with sustainability. Deforestation, forests are clear for of agriculture, mining industry, and infrastructure, loss of carbon sinks and accelerated global warming. Unsustainable consumption, rising income increase and consumption of energy intensive goods, automobile and meat based diet, and increase the carbon footprint. जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या ह्यूमन सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है. ह्यूमन सिक्योरिटी इंक्लूड इकोनॉमिक, फूड, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी. ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटन ऑल दिस डायमेंशन. फूड सिक्योरिटी कैसे. Decline in agriculture productivity due to heat stress and erratic rainfall, frequent drought and flood damage crops. Fisheries suffer from ocean warming and acidification. Water security, melting glacier, reduced freshwater availability, increased drought and groundwater depletion. Water conflict may intensify. Health security, livelihood and economic security या environmental security, human displacement. ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके लिए. तो transition to renewable energy and improve energy efficiency, promote a green industrialization, increase forest cover through afforestation, adapt a climate resilient agriculture, strengthen disaster management. ठीक है, fulfill a commitment under the Paris Agreement and support a climate finance and technology transfer. Food security is a key to human security. Discuss the various dimensions of food security in the contemporary world. Suggest a measure to ensure food security for future generation humanity. फूड सिक्योरिटी क्या है. फूड सिक्योरिटी इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. According to Food Agriculture Organization, food security exists when all people, all the at all times, have physical and social economic access to full, safe, and nutritious food to meet their dietary need for an activity, healthy life in the contemporary world. Climate change, conflict, pandemic, इकोनॉमिक शॉक हम मेड ऑफ फूड सिक्योरिटी ग्लोबल. बहुत सारे डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी की. फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, फूड यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड. क्या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी के. तो क्लाइमेट चेंजिंग काउजिंग ड्राउट, फ्लड एंड हीट वेव, population growth, increasing of food demand, decline in agricultural land due to urbanization, water scarcity and groundwater depletion, conflict disruption of food supply chain, post-harvest losses and food wastage, rising of food inflation and affecting a poor household, biodiversity loss and decline soil fertility. फूड सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए फूड सिक्योरिटी क्या क्या हम कर सकते हैं. तो मेन इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग, strengthen irrigation and water management, improve agriculture productivity, reduce food loss and waste, strengthen a social protection and promote a nutrition security and international cooperation. कंक्लूजन भी है. ओके, तो गाइज थोड़ा पॉज करके आप पढ़ लेना. और अब ये पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको. बाकी आप अच्छे से कर लेना, इतना भी आप कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे.
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।